हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए दर्पण सूत्र को प्रूफ करेंगे, हम लोग प्राप्त करेंगे। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली हिंदी माध्यम में बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जब अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तब उसमें दर्पण सूत्र किस प्रकार का है, दर्पण सूत्र क्या होता है। वैसे दर्पण सूत्र तो हम सबको पता होना चाहिए, 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये है दर्पण सूत्र। इसी चीज को हम लोग प्रूफ करके निकाल लेंगे, इसका व्यंजक प्राप्त करने वाले। इसमें ये v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, u क्या है, वस्तु दूरी, और f क्या है, ये फोकस दूरी। तो ये डायग्राम हमारे पास है, एक डायग्राम। ये डायग्राम ये हम लोगों का जो अवतल दर्पण होता था, इसमें 6 केस टोटल पड़ते हैं। अवतल दर्पण में 6 केस पड़ते हैं। पहले केस में हम लोग वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता, फोकस पर। और दूसरा केस जो था, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ये वही केस वाला सिर्फ और सिर्फ डायग्राम है। इसमें बस एक ही काम एक्स्ट्रा किए हैं, जो आप ये बोल सकते हैं, ये जो बिंदु है ये डी और ई, ये डी लंब डाल दिया है हम लोगों ने, यहाँ पे एक डी लंब डाल दिया है। ठीक है, ये डी लंब है किसके ऊपर, ये प्रधान अक्ष के ऊपर, जिसका नाम आप बीपी बोलिए या सीपी बोलिए। क्लियर बात। तो आगे बढ़िए, डायग्राम आप बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। तो टाइम को बचाने के लिए थोड़ा सा हमने ये डायग्राम पहले से ही खींच के रखा है। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वेट कीजिएगा, हम लोग इसको अच्छी तरीके से सीख लेंगे। तो इसके लिए पहले इसमें कुछ भाषा लिखना पड़ता है, जिसके लिए कि हम लोग कुछ मानेंगे। इसमें पहले कुछ भाषा लिखना पड़ता है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, कुछ छोटा कर लेते हैं। पहले इसके लिए कुछ भाषा लिखनी पड़ेगी हम लोगों को, और भाषा में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं उसको देखते हैं। थोड़ा सा यही पे लिखते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करके। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ मानना पड़ता है, कुछ मानना पड़ता है। जैसे कि यदि ये दर्पण है तो इस दर्पण के बारे में, इस दर्पण का नाम कुछ भी रख सकते हैं। इस दर्पण का नाम, ये दर्पण मिरर है तो इसका नाम हम लोग एम रख सकते हैं। ये एम, नीचे एम डैश, ये एम डैश क्या हो गया हमारा। सबसे पहले हम लोग दर्पण के बारे में मान लेंगे कि एम डैश क्या है, मिरर है, पहला पॉइंट हुआ। उसके बाद मान लेंगे कि दर्पण का पी है, पी क्या है, ध्रुव है, पी ध्रुव है। क्लियर बात है। और ये जो एफ है ये फोकस बिंदु है या मुख्य फोकस है, और ये सी क्या है, वक्रता केंद्र है। ये सब आपको लैंग्वेज के रूप में लिखना है। और अभी लैंग्वेज हम लोग डिस्कस सिर्फ और सिर्फ मौखिक बातें करेंगे, बाकी इसका पीडीएफ आपको सुंदर सा पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें सारा भाषा लिखा हुआ होगा, इसलिए आपको अभी इसके लैंग्वेज का बिल्कुल फिक्र नहीं करना है, सिर्फ अभी समझने पर फोकस करना है। लैंग्वेज लिखा हुआ पूरी तरह से पूरा, ये पूरा प्रूविंग आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये सी हो गया हमारा वक्रता केंद्र। यहाँ तक जब ये सारी चीजें आ जाएगी, ये सारी चीजें आनी ही आनी चाहिए। एम डैश दर्पण, पी ध्रुव, एफ फोकस, और इसी वक्रता केंद्र। अब इसी में ये जो ए बी है, ये ए बी क्या है, ए बी ध्यान दीजिएगा हमारी वस्तु है। ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। ये सब भी लिखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। इन सब के अलावे बस एक चीज जो कि काफी इंपॉर्टेंट और लेना पड़ेगा कि P से यदि हम लोग F की दूरी देखें, पी एफ बराबर ये P ध्रुव F फोकस, तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। लेकिन चिन्ह परिपाटी के हिसाब से ये बाईं तरफ है, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में, तो हो जाएगा माइनस में। नेक्स्ट देखिए, पी सी को मानते हैं, पी सी, ये ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते थे। वक्रता त्रिज्या क्या होती थी, वक्रता त्रिज्या, और ये होती थी फोकस दूरी की दोगुनी, ये हो जाएगी 2f। लेकिन ये भी बाईं तरफ है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और ये एक चीज है, फोकस दूरी ले लिया, वक्रता त्रिज्या ले लिया। उसके बाद ये पी बी हम लोग ये ले लें, पी बी ले लें। पी है ध्रुव, बी क्या है, वस्तु की दूरी, यानी कि ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी हो जाएगी वस्तु दूरी, जिसको सूचित करते हैं यू से, और इसका चिन्ह होगा माइनस। क्यों, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के हिसाब से ये बाईं तरफ है, बिल्कुल। और ये पी बी डैश, पी बी डैश, पी बी डैश क्या होगा, तो ध्रुव से प्रतिबिंब, ये बी डैश है क्या, ए डैश बी डैश, ये ध्रुव से प्रतिबिंब की ही तो दूरी है, तो इसको हम लोग लेते हैं भी से, लेकिन ये बाईं तरफ है तो इसका संकेत माइनस हो जाएगा। तो इतना कुछ चीज आपको लिखना पड़ेगा लैंग्वेज के रूप में, भाषा के रूप में, यदि आप 5 मार्क्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए तब। तो ये भाषा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। लेकिन फिलहाल ये समझना है कुछ भी नहीं, इसमें क्या करना है हम लोगों को, दर्पण के बारे में बोल देना। एम डैश दर्पण है, पी ध्रुव है, एफ फोकस है, सी वक्रता केंद्र है, ए बी वस्तु है, डैश बी डैश प्रतिबिंब। क्लियर बात। और उसी में हम लोग पी से एफ तक फोकस दूरी, पी से सी तक वक्रता त्रिज्या या डबल फोकस दूरी, और पी बी वस्तु दूरी, पी बी डैश प्रतिबिंब दूरी हो गया। जब इतना चीज हम लोग मान लेते हैं, इतना चीज लैंग्वेज लिख देते हैं,
फिर इसके बाद का काम आता है हम लोगों का प्रूविंग का स्टेप शुरू होता है। प्रूविंग का स्टेप शुरू करने के लिए हम लोग मेन रूप से क्या करते हैं, दो त्रिभुज ले लेते हैं, दो त्रिभुज का दो जोड़ा लेते हैं, इस प्रकार का दो जोड़ा लेते हैं। क्लियर बात है। जब भी दर्पण सूत्र हो दर्पण में या लेंस सूत्र लेंस में हो, हम लोग मैक्सिमम जगह पर बस यही चीज फोकस करते हैं, दो त्रिभुज का दो जोड़ा निकालते हैं, उन दोनों को समरूप साबित कर देते हैं, फिर उसका समानुपाती करके आराम से पुनः प्रूफ कर लेते हैं। तो देखते किस प्रकार से करेंगे ये चीज। इसको हम लोग मिटा लेते हैं फिलहाल। इस चीज को देखते हैं कि हम लोग कैसे दो त्रिभुज का दो जोड़ा लेंगे और फिर उसको हम लोग समानुपाती समरूप प्रूफ करेंगे। तो फिलहाल इसका हम लोगों को अभी काम नहीं, इसको साइड कर देते हैं, इसको साइड कर देते हैं, इसको बाद में लाएंगे। ओह ये तो मिट गया, इसको डिलीट नहीं करना है हम लोगों को, बस इसको साइड करना है। इसको साइड करके कहीं हटा देते हैं, फिर जब इसकी जरूरत पड़ेगी लास्ट में तो इसको हम लोग वापस लाएंगे। ठीक, इसको वापस यहाँ कोने में रख देते हैं। अब हम लोगों को मेन काम है इस डायग्राम से, मेन काम है हम लोगों का इस डायग्राम से। अब जो कुछ भी है हमारा इस डायग्राम से ही, तो ये हेडिंग को भी हटा लेते हैं फिलहाल, इस हेडिंग को भी हटा लेते हैं। अब इस जो डायग्राम है हमारा ये बड़ा सा, इसी में क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। क्लियर है। तो इस डायग्राम में हम लोग दो त्रिभुज खोजेंगे, दो त्रिभुज ढूंढेंगे, उसको जोड़ा बनाएंगे, फिर उसको समरूप साबित करेंगे। तो त्रिभुज ढूंढना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा दो त्रिभुज होगा वो आपको ये बाहर वाले त्रिभुज दिख रहे होगी, ये ABC, ये जो ABC त्रिभुज दिख रहा होगा, बिंदु दिखनी चाहिए, ये A बिंदु, ये B बिंदु, ये C बिंदु, ABC त्रिभुज दिखनी चाहिए। ये वाली, ये ABC त्रिभुज, ये जो दिख रही है त्रिभुज, ये हो गई ABC त्रिभुज हमारा। क्लियर बात है। और उसके नीचे ये जो एक त्रिभुज दिख रहा है, ये जो एक त्रिभुज दिख रहा है, नीचे ये जो त्रिभुज एक दिख रहा है, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये जो त्रिभुज दिख रहा है, तो ये दो त्रिभुज को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इसी दो त्रिभुज को सेलेक्ट करके और इन दोनों को हम लोग क्या साबित कर देंगे, समरूप साबित कर देंगे। पहले त्रिभुज तो चुन लें, पहले त्रिभुज चुन लीजिए, पहले त्रिभुज चुनते हैं। त्रिभुज कौन कौन सा था हमारे पास, त्रिभुज A, ये A, नीचे B, और ये क्या है C, त्रिभुज ABC तथा दूसरा त्रिभुज क्या था, ये नीचे वाला त्रिभुज था। नीचे से लेते A डैश B डैश C, A डैश B डैश और C से, इन दोनों त्रिभुजों से हम लोग लेते हैं। और इन दोनों त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को हम लोगों को समरूप साबित करना है। समरूप साबित करने के लिए हम लोग A समरूपता ऊपर में लगाएंगे। ये A समरूपता ऊपर में क्या था, 10th क्लास में मैथमेटिक्स में ही है, त्रिभुज चैप्टर में। इसमें बोलता है यदि किसी त्रिभुज के दो A मतलब एंगल, यदि किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। तो हम लोगों को दो एंगल इसका बराबर करना, किसी तरह से दो एंगल हम लोगों का बराबर हो जाए तो काम चल जाएगा। त्रिभुज ABC तथा A डैश B डैश C में देखते हैं, आपको दिखनी चाहिए, दिख रही होगी यहाँ से, यह हाइलाइटर को हम लोग, आपको यहाँ से दिखनी चाहिए कि ये जो एंगल एक दिख रहा है, ये जो एंगल एक मोटा सा हमने दिखाया, ये कितने डिग्री, 90 डिग्री। और उसी प्रकार से आपको यहाँ नीचे भी दिखेगा, ये जो एंगल है ये भी कितने का है, 90 डिग्री का है। क्लियर दिखा, ये भी 90 और ये भी 90, इन दोनों एंगल को तो हम लोग आसानी से बराबर कर देंगे, क्या ये भी 90 ये भी 90। और उसी के साथ एक ये भी दिखेगा, ये वाली और ये वाली आपस में क्या है, सम्मुख कोण, क्लियरली दिखना चाहिए, ये वाली और ये वाली सम्मुख कोण क्या, चलिए समझते हैं। इस प्रकार से दो रेखा आपस में कट कर रही है तो इसका आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसका एंगल नंबर 1 रखिए तो ये भी एंगल नंबर 1 होगी और ये दोनों आपस में बराबर होगी। अच्छा, ये जो दो कोण है, ये जो दो एंगल है, ये भी तो आपस में सम्मुख है, तो बिल्कुल ये दोनों भी आपस में एंगल नंबर 2 आपस में बराबर होगा। तो याद रखना है कि आमने सामने की कोण जो है वो बराबर होती है सम्मुख कोण के प्रॉपर्टीज, ये हम लोगों ने 9th क्लास की ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है। तो फिलहाल अभी हमारे पास दो कोण मिल गया जो कि आपस में बराबर है। दोनों का नाम लिखते, दोनों का नाम क्या है, क्या क्या मिला, कोण, ये बहुत बड़ा हो गया, कोण A, ध्यान से देखिए, कोण ACB, कोण ACB, कोण क्या हो गया हमारे पास अभी ACB, एंगल ACB ये बराबर हो गया ये वाली एंगल के, ये जो है कोण A डैश C और B डैश के। क्लियर है। अच्छा, ये किस प्रॉपर्टी से बराबर हो ये भी दिखाना है, तो क्लियरली लिख देना है सम्मुख कोण से, ये सम्मुख कोण से बराबर हुआ है, सम्मुख कोण से। और दूसरा एंगल का तलाश करो, दूसरा एंगल हम लोगों को पता था, ये समकोण वाली हम लोगों ने देखा था ना अभी, ये समकोण है और ये भी समकोण, ये दोनों आपस में समकोण है। तो दोनों का नाम रखिए, दोनों का नाम क्या होगा,
एंगल ए, ये नीचे आएगा तो बी, और ये इधर आया सी, बराबर है। इसमें समकोण कौन होगी, इसमें समकोण कौन था, ये वाले एंगल। इसका नाम कैसे रखेंगे, ए डैश, बी डैश और सी। कौन का नाम क्या होगा, ए डैश, बी डैश और सी। अच्छा, ये किस प्रॉपर्टी से, ये किस प्रॉपर्टी से था, तो दोनों के दोनों समकोण है। अब इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में दो दो एंगल तो बराबर हो गया, तो इसमें लगेगा क्या, ए समरूपता उपपरमय से, ए समरूपता उपपरमय से, ए समरूपता उपपरमय से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। और यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उसके जो संगत भुजा का अनुपात होगा वो भी बराबर होगा, यानी कि ए बी का संगत इसमें क्या है, ए डैश बी डैश, इन दोनों का अनुपात ये बराबर होनी चाहिए। बी सी जो है, बी सी का संगत भुजा इसमें बी डैश सी, और ए सी भी हम लोग ले सकते हैं, लेने के लिए ए सी भी ले सकते हैं, इसका संगत इसमें ए डैश सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं दर्पण सूत्र को। दर्पण सूत्र में क्या आता है, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी। तो उसमें हम लोगों को जो मेन मतलब है वो इस नीचे प्रधान अक्ष के ऊपर जितनी भी दूरियां उससे मतलब है। तो इसलिए ये जो देखिएगा आप, ए सी ये विकर्ण वाली लंबाई है, ये ए डैश सी ये विकर्ण वाली लंबाई है, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं, इसका कोई काम है नहीं, तो मन करे तो इसको हटा भी सकते हैं हम लोग। यदि फिर भी सवाल आए कि इसको क्यों हटाते हैं, तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को जो मतलब है, मेन मतलब है वो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी से मतलब है। और ये विकर्ण की लंबाई थी, इसका तो हम लोगों के पास कोई काम है नहीं, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। ये हो गया एक स्टेप, ये एक स्टेप है पहला। दो त्रिभुज को हम लोगों ने चुना, दोनों को सम्मुख कोण समकोण से लेकर के समरूप साबित कर दिया, और उन दोनों का ये संगत भुजा का अनुपात भी बराबर कर दिया, इसको समीकरण 1 माना। बिल्कुल इसी प्रकार से एक स्टेप और लेना है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार से एक स्टेप और लेना हम लोगों को। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, बिल्कुल इसको फिर वापस यहाँ ला करके रख देंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से हम लोगों को एक स्टेप और लेना है, दो त्रिभुज का जोड़ा बनाएंगे, फिर उसको इसी प्रकार से समरूप साबित करेंगे और संगत भुजा का अनुपात बराबर कर देंगे। इसको इधर रख देते हैं तब तक के लिए। अब हमारे पास जो दो त्रिभुज नया आएगा, अभी हम लोगों ने इन दोनों त्रिभुज को चुना था, अब नया इस वाले त्रिभुज को देखिए। ये जो डीई भुजा थी हम लोगों ने लंब डाला था इस प्रधान अक्ष पर, वही वाला एक त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज डीईएफ तथा त्रिभुज डीईएफ तथा ये नीचे वाली जो दिख रही है त्रिभुज ए डैश और बी डैश एफ से, इन दोनों त्रिभुज को। त्रिभुज चुनते समय भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि त्रिभुज जो हम लोग चुन रहे हैं वो सेम प्रकार से होनी चाहिए, जैसे कि डी ऊपर, ई 90 और एफ इधर से, उसी प्रकार से ए डैश ये नीचे है, बी डैश ये 90 और एफ इधर की तरफ है। तो त्रिभुज चुनने के समय भी ध्यान रखनी पड़ती है। क्लियर है। इन दोनों त्रिभुज को भी हम लोग समरूप साबित कर देंगे। कैसे, तो ए समरूपता ऊपर में से, मतलब दो कोण को हम लोगों को समान करना है, बराबर करना है, दो कोण को बराबर दिखाना, दिखाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दो कोण बराबर होगी आपस में, देखते हैं कौन सी। अच्छा, इसमें भी आप गौर कीजिएगा, ये दोनों एंगल आपस में, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, समरूप है, सॉरी सम्मुख कोण। और सम्मुख कोण होता क्या, बराबर होता, हम लोगों ने अभी देखा था। ये एंगल और ये एंगल आपस में सम्मुख है, तो नाम लिखिए, फिर वेट किस बात के, नाम लिखिए। ये हो गया डी एफ ई, डी एफ ई, ये बराबर हो गई, नीचे से सम्मुख देखिएगा इस प्रकार से, ये वाली, इसका नाम ए डैश एफ बी डैश नाम रख सकते हैं हम लोग। कोण, अच्छा इधर कोण ए डैश एफ और बी डैश ये बराबर होगा। अच्छा, किस प्रॉपर्टी से बराबर होगा, तो ये भी दिखा देना है, सम्मुख कोण की प्रॉपर्टी से, सम्मुख कोण से ये दोनों बराबर, सम्मुख कोण से बराबर है। ठीक है, एक एंगल और बराबर करना है, एक एंगल और बराबर करना है। अच्छा, जब वो दिख गया तो यहाँ भी तो ये चीज दिख रहा है, ये भी 90 दिखा, ये एंगल 90, ये एंगल आपस में भी 90, क्लियर बात। और ये एंगल भी यहाँ से 90 ही तो है, ये एंगल यहाँ पे 90 और ये एंगल यहाँ पे 90 है, और ये दोनों जब 90-90 है तो आपस में ये भी तो बराबर होंगी। कौन, नाम रखिए पहले, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम ध्यान से देखिए, DEF, यानी कि इसका नाम हो गया DEF, बराबर हो जाएगा कौन, ये नीचे वाला 90 को देखिएगा, ये वाले 90 को पहचानिए क्या है, एंगल ए डैश बी डैश एफ, नाम रखिए कौन ए डैश बी डैश और एफ। लेकिन किस गुण से, तो हम लोगों को पता है समकोण से, ये दोनों समकोण था इसीलिए बराबर हुआ। अब इसमें भी दो एंगल बराबर हो गए, इसलिए
ए समरूपता उपप्रमेय से, इसलिए ए समरूपता उपप्रमेय से, इसलिए ए समरूपता उपप्रमेय से, ए समरूपता उपप्रमेय से त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपस में, त्रिभुज कौन सी है, डी ई एफ, ये समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। क्लियर बात। और यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो इसमें हम लोग इसके संगत भुजा का अनुपात भी बराबर कर सकते हैं। डी का संगत भुजा ए डैश बी डैश बराबर ई एफ का संगत भुजा, ई एफ का संगत भुजा बी डैश एफ। और डी एफ से तो हम लोगों को बिल्कुल कोई मतलब नहीं, ये जो डी एफ ये विकर्ण वाली लंबाई, इससे हम लोगों को कोई कम नहीं है। तो अब इसको हम लोग समीकरण 2 मान सकते हैं, लेकिन समीकरण 2 मानने से पहले या फिर मान लेते समीकरण 2 क्या दिक्कत है। इसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर भी ये इसको किया था, इसको सॉल्व किया था, समरूप करके संगत भुजा का अनुपात बराबर कर लिया था। उसी प्रकार से यहाँ भी समरूप करके दोनों का संगत भुजा का अनुपात बराबर कर लिया। अब इन दोनों त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा, दोनों त्रिभुज में ये जो LHS वाली पार्ट है, ये जो LHS वाली पार्ट है, इसमें DE बट्टा ए डैश बट्टे ए डैश बी डैश है। यदि इसको भी हम लोग अपने पास लाए, इसको भी यदि हम लोग इसको थोड़ी सी पास लाते हैं बड़ा करके दिखाने के लिए, इसको हाँ यहीं से बड़ा कर देते हैं, शायद ये दिखनी चाहिए, बस ये दिखनी चाहिए, छोटा सा, थोड़ा सा छोटा ही रहने देते, नहीं तो डायग्राम के ऊपर ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो यहां से यदि आप गौर कीजिएगा तो दिखेगा ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, समीकरण 1 में शायद दिखनी चाहिए, बहुत थोड़ा सा छोटा हो गया लेकिन दिख रही होगी। इस डायग्राम को थोड़ा साइड कर लेते हैं अभी, इस डायग्राम को साइड कर लेते हैं, क्योंकि फिलहाल अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को देखेंगे। इसका छोटा सा डायग्राम ले लेते हैं। तो अब गौर कीजिएगा कि समीकरण 1 में जो है, समीकरण 1 में जो है, इसमें अभी हमारे पास क्या है, समीकरण 1 में हमारे पास क्या है अभी, समीकरण 1 में ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, और यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है डीई बट्टा ए डैश बी डैश है। यहाँ पर हम लोगों को क्या दिख रहा है, डीई बट्टा ए डैश बी डैश है। तो अब इसमें ए बी, इसमें डीई, और जब डायग्राम में जाता है तो ये वाली लाइन है डीई और ये वाली लाइन है ए बी, और डीई ए बी दोनों एक समांतर रेखा, दो समांतर रेखा के बीच की दूरी है, समांतर रेखा के बीच की दूरी है। ये जो दोनों रेखा है, ये ग्रीन वाला और ये रेड वाला, दोनों आपस में समांतर है, और समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। अर्थात यहाँ पर ये दोनों भी, अतः ये दोनों भी डीई बराबर होगी किसकी, ए बी की। मतलब हम लोग इस समीकरण 2 में डी की जगह पर ए बी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, रख दीजिए। ए बी बट्टा हो जाएगा ये ए डैश बी डैश बराबर होगा ई एफ बट्टा में बी डैश एफ। ये अब इसको समीकरण 3 मान सकते हैं। अब हमारे पास जो समीकरण 1 है और 3 है, दोनों में देख सकते हैं एलएचएस वाली पार्ट दोनों का बराबर है। मतलब समीकरण 1 और 3 आपस में क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 3 आपस में बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 और 3 आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। या फिर नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी करना है तो इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इतना दूर के लिए। नेक्स्ट पेज पर चलने से बेटर है कि इसी तरह बना लेते हैं, लेकिन फिर भी स्क्रीनशॉट करने का मौका मिलेगा तो अभी टेंशन नहीं लेना, और पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी हम लोगों ने समीकरण 1 और 3 को बराबर कर लिया, जिसमें था क्या, समीकरण 1 के एलएचएस दोनों को देख लेते एक बार। ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए, लेकिन बचेगा क्या हमारे पास, देखिएगा बीसी बट्टे बी डैश सी बचेगा। हमारे पास क्या बचेगा, बीसी बट्टे बी डैश सी बचेगा, बीसी बट्टा बी डैश सी बचेगा। और इधर आरएचएस से समीकरण 3 से क्या बचेगा हमारे पास, ई एफ बट्टा बी डैश एफ बचेगा, ई एफ बट्टा बी डैश एफ बचेगा, ई एफ बट्टा में क्या बचेगा, बी डैश एफ बचेगा। अब इसमें भी एक पॉइंट है हमारे पास, जिसके लिए हम लोगों को डायग्राम देखना पड़ेगा। अब हम लोगों को यहाँ से डायग्राम देखना पड़ेगा। डायग्राम को उठा करके हम लोग उधर की तरफ ले जाते हैं, डायग्राम को उठा करके हम लोग ले जाते हैं उस तरफ। अभी हम लोगों को डायग्राम से मतलब है, तो डायग्राम का अब हम लोगों को जरूरत पड़ेगी। तो डायग्राम को हम लोग यहाँ ले आते हैं अपने पास, बिल्कुल ये छोटा सा ही रहना है, यहाँ पे बस दिखनी चाहिए हम लोगों को। तो समीकरण 2 और 3 से हम लोगों को यहाँ से ये निकल करके आ गया। और यदि आप गौर कीजिएगा तो ये जो ई बिंदु है ये पी के बिल्कुल निकट है। ई बिंदु जो है, ये ई बिंदु पी के बिल्कुल निकट है।
क्या होगा यदि ई बिंदु P के बहुत ज्यादा निकट हो जाए, ई बिंदु P के बहुत निकट है यानी कि बिल्कुल पास है, और जब बहुत ज्यादा पास है तो उसके बीच की दूरी हम लोग इग्नोर कर देते हैं, मान लेते हैं इग्नोर, और इसीलिए EF की जो दूरी होगी, EF की जो दूरी होगी वो लगभग PF के बराबर होगा, मतलब ये बराबर हो जाएगा PF का। तो इस EF की जगह पर हम लोग PF रख सकते हैं, तो रख दीजिए BC बट्टा B' बराबर बन जाएगा EF के जगह पर ये PF, EF के जगह पर ये PF बट्टे B', ये इस प्रकार का समीकरण बन जाएगा। अब ये हमारा फाइनल चीज आ गया, यहां से अब हम लोग वैल्यू रखेंगे और फॉर्मूला हमारा प्रूफ होकर के आ जाएगा। क्लियर है? तो देखते हैं, फिलहाल इसको साथ में स्क्रीनशॉट करते जाना, जैसे हम लोग पेज चेंज करेंगे स्क्रीनशॉट करते जाना। यदि स्क्रीनशॉट हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोगों को बस वैल्यू रखना है, यदि BC है तो BC की जगह पर हम लोग कुछ चीज रख सकते हैं, BC की जगह पर हम लोग कुछ वैल्यू रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या डायग्राम में अब देखना है, डायग्राम में देखना है, थोड़ा बढ़िया से डायग्राम को हो सके तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ज्यादा तो बड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि जगह थोड़ी कम है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब इस डायग्राम में देखिएगा, ये जो BC है, BC के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं P से B तक, डायग्राम में P से B तक और P से C तक घटा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि इस प्रकार से लंबाई है, ये है हमारी C और ये बिंदु है B और ये बिंदु है P, हम लोगों को इसमें सिर्फ BC चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, ये पूरा लंबाई ले लेंगे एक बार में PB, ये पूरा लंबाई, इसमें से इतना छोटा लंबाई, इतना लंबाई काट देंगे तो बचेगा क्या, इतना दूर बच जाएगा, तो माइनस ले सकते हैं P से। यही वाली लॉजिक हम लोग अभी लगाएंगे, तो यही वाली लॉजिक हम लोग लगा करके अभी देखते हैं क्या करेंगे, सबका वैल्यू रखेंगे। क्लियर बात है? तो BC के जगह पर हम लोग रखेंगे P से B तक, PB तक, माइनस में PC कर देंगे, तो आ गया हमारा BC बट्टा B' है। ध्यान दीजिएगा B', इसमें भी इतना दूर हमको बचाना है तो P से C तक ले लेते हैं, P से C तक माइनस B' तक इतना दूर बचाना है तो P से B' तक इसमें काट देते हैं, P' इसमें हटा दिए, बराबर PF तो यहाँ से P से है ही। अच्छा, ये करने का हम लोगों का जो मेन मकसद है वो P से सबका दूरी नापना है, सारी दूरियों को हम लोगों को P से रिलेट करना है, सारी दूरियों को हम लोगों को P से मापना है। क्यों? क्योंकि चिन्ह परिपाटी का नियम है, सारी दूरियां हम लोग P से ही मापते हैं। तो ये PF ऑलरेडी P से रिलेटेड है तो इसको छोड़ देते हैं। B', देखिएगा B', ये इतना दूर का है, तो इसमें हम लोग कर सकते हैं P से एक बार में B' ले लिए, P से क्या ले लिए, सीधा B' माइनस ये P से F ले लिए, तो ऑटोमेटिक बच जाएगा B', PF ले लिए। क्लियर बात है? अब इसमें इन सभी चीजों को पहचानिएगा, हम लोगों ने शुरुआत में ही मान लिया था PB यानी ध्रुव से B वस्तु है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, इसको हम लोगों ने माना था -U माइनस PC यानी कि ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, वक्रता त्रिज्या, लेकिन हम लोगों ने शुरू में ही इसको मान लिया था -2F, जो कि ये बाईं तरफ इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। PC ये तो अभी हम लोगों ने लिखा -2F। PB' को ध्यान दीजिएगा, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी की हो गया प्रतिबिंब दूरी, लेकिन प्रतिबिंब दूरी बाईं तरफ है तो माइनस में, बराबर ये PF ध्रुव से फोकस के बीच दूरी है तो फोकस दूरी है, इसको -F लिखेंगे, बट्टा में PB' अभी हम लोगों ने लिखा -V माइनस PF, ये तो फोकस दूरी है -F होगा। इन सबको सॉल्व करते हैं, इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा, इन सबको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है। इन सबको सॉल्व करने के बाद हम लोगों को ऊपर में दिख सकता है, ये ऊपर में -U है +2F, -U + 2F बट्टा -U + 2F बट्टा -2F और प्लस में V है -2F + V, और इधर बराबर में क्या लिखा हुआ है F, अच्छा माइनस में, बट्टा में लिखा हुआ -V + F, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। कीजिए, शुरू कीजिए, इधर -V + F को इन दोनों से गुना करना है और इसको इन दोनों से गुना करना है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां से करेंगे। यदि लिख ही लेते हैं एक बार, -U + 2F को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -V + F से, बराबर में इस -2F + V को मल्टीप्लाई करेंगे -F से, -F इंटू -2F + V से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो -U इंटू -V तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और U भी हो गया U + F, तो ये हो गया UF, और ये फिर 2F को -V से गुना करेंगे तो ये हो गया -2VF
इस 2f को गुना करेंगे f से, तो ये हो गया 2f स्क्वायर बराबर, उस तरफ देखते क्या आता है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस और f इंटू एफ हो गया f और 2 का 2 ही रहेगा 2f स्क्वायर माइनस f इंटू v, तो ये माइनस v f हो जाएगा। अब इन सबको एक तरफ ले आते हैं, इन सबको क्या करते हैं एक तरफ ले आते हैं। फिलहाल इधर कुछ भी कटने वाली चीज नहीं है, सबको इधर ले आते हैं। u भी हमारे पास पहले से है, uf पहले से है, माइनस 2vf पहले से है, प्लस 2f स्क्वायर भी पहले से है। ये जो 2f स्क्वायर इधर प्लस में धराएगा तो माइनस में, 2f स्क्वायर धराएगा तो माइनस में, और ये जो माइनस में vf है ये भी धराएगा तो प्लस में, और इधर कुछ भी नहीं बचा तो हो जाएगा 0। अब इसमें ध्यान से देखिएगा कोई चीज कटने वाली भी है क्या, हाँ ये कटेगी। ये 2f स्क्वायर है प्लस में और ये 2f स्क्वायर माइनस में, तो गया। एक चीज और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, माइनस 2vf ये प्लस vf है, ये माइनस में 2vf है और ये सिर्फ 1vf है प्लस में, तो ये एक बार घट जाएगा, तो हमारे पास बच गया uv प्लस uf, ये माइनस 2vf में से 1vf जाएगा तो ये बच जाएगा माइनस vf बराबर 0। अब आखिरी में यदि हम लोग इन सब चीजों को यदि हम लोग, एक मिस्टेक हुई जिसको हम लोग देखेंगे, माइनस u इंटू माइनस भी, यहाँ तो प्लस u भी हो गया, लेकिन माइनस u को जब हम लोग f से गुना करेंगे तो ये प्लस नहीं आएगा, ये प्लस नहीं आएगा, ये माइनस आनी चाहिए थी, माइनस uf, यानी कि यहाँ भी होनी चाहिए क्या माइनस uf, तभी तो एक मिस्टेक दिख रही थी, ये uf माइनस होनी चाहिए, और ये uf भी अंतिम में फाइनली माइनस में आनी चाहिए, ये uf भी माइनस में आनी चाहिए। क्लियर है? अब हम लोग भाग लगाएंगे, अब प्रत्येक पद में uvf से भाग लगाएंगे, uvf से भाग देने पर, uvf से भाग देने पर भाग लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसमें u भी है ऑलरेडी, इसको भाग लगाए uvf से, माइनस uf है ऑलरेडी, इसको भाग लगाए uvf से, और ये माइनस vf है हमारे पास, इसको भाग लगाए uvf से। तो यहाँ पर ये दोनों कट करके u कटेगा, v कटेगा, बच गया 1/f, ये u कटा और f कटा 1/v बचा, v कटा और f कटा 1/u बचा। अब ध्यान दीजिएगा कि ये 1/v माइनस 1/u ये दोनों माइनस में आ रही है, तो इसको हम लोग उस तरफ भेज सकते हैं, इन दोनों चीजों को हम लोग उस तरफ भेजते हैं। इधर क्या बच रहा है अकेले, 1/f इधर अकेला बच रहा है, बराबर में बचेगा, यदि ये इधर गया तो 1/v प्लस 1/u, ये प्लस में आ गया, और ये तो हमारा फाइनल फॉर्मूला। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1/f इसको इधर छोड़ दिया, ये जो माइनस में 1/v बचा उसको दाएं तरफ ले गए, ये जो माइनस में 1/u बचा उसको भी दाएं तरफ ले गए, और ये तो हमारा फाइनल फॉर्मूला है, इसलिए 1/v प्लस 1/u बराबर क्या हो जाएगा 1/f। बस इसको ध्यान देना, यही हमारा फाइनल फॉर्मूला है। तो इतना लंबा सा फॉर्मूला प्रूविंग हुआ, तो यहाँ से हम लोग ने एक बार फिर से नया सा लिखा था, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी बस जितना समझना था हम लोगों ने इसमें समझ लिया, सीख लिया। यदि वीडियो में कहीं डाउट लगे, जहां पे हम लोगों ने एक मिस्टेक किया था, एक कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, माइनस u को माइनस b से गुना किया तो u भी आया, लेकिन माइनस u को f से गुना करने पे प्लस में ही लिख दिया था यहाँ तक, जो कि एक छोटा सा माइनर मिस्टेक है, जो कि आप भी कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा सचेत होकर के सावधानी पूर्वक फॉर्मूला को लिखना है और प्रूफ करना है, और इसका पूरा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाकर के आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको समझ में आ गई है तो नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसका नाम आप हम लोगों को बता सकते हैं, हम लोग उस पर जरूर से जरूर वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।